चैल्कोलिथिक एज। अब हम लोग बात करेंगे चैल्कोलिथिक एज का, यानी कि बात करेंगे 4000 बीसी से 2000 बीसी का। अब यहाँ पर बात होगी नियोलिथिक एज के बाद आने वाले चैल्कोलिथिक एज का, कि आखिर इसमें हुआ तो हुआ क्या, आखिर यह एज है तो है क्या, चैल्कोलिथिक काल है तो है क्या। तो बात करते हैं इस चैल्कोलिथिक एज में क्या हुआ था, और इस चैल्कोलिथिक एज में क्या क्या चीजें आप लोगों को जाननी जरूरी है। तो सबसे पहले चैल्कोलिथिक एज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेटल्स का डिस्कवरी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ द मेटल्स जो है वो चैल्कोलिथिक एज में हुए थे। यहां पर फॉलोइंग एग्रीकल्चर द डिस्कवरी एंड यूज ऑफ मेटल्स मार्क द नेक्स्ट मेजर चेंजेस इन द प्रोग्रेस ऑफ द सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर के बाद, जैसा कि हम लोगों ने नियोलिथिक एज में देखा, कृषि बहुत सारा बदलाव लेकर आ गया, लेकिन अब अगला एज जो है, जो चैल्कोलिथिक एज है, अब हम लोग चैल्कोलिथिक एज में बात करेंगे। चैल्कोलिथिक एज जो है वो बेसिकली कौन सा एज है, तो कॉपर एज है। चैल्कोलिथिक एज यानी कि ये जो है वो कॉपर एज के तौर पर भी माना जाता है, जाना जाता है, जिसको हिंदी में ताम्र युग कहते हैं, ताम्र युग। और ये जो चैल्कोलिथिक एज है, यह माना जाता है कि ये नियोलिथिक एज और ब्रोंज एज के बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड है, एक वो एज है जो यहां पर आता है, यानी कि नियोलिथिक के बाद और ब्रोंज से पहले। तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पर कि यहां पर क्या क्या हुआ चैल्कोलिथिक एज में। तो चैल्कोलिथिक एज में डिस्कवरी ऑफ मेटल्स की बात आती है। यहां पर मेटल्स का आविष्कार जो है वो चैल्कोलिथिक एज में हुआ। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर जो है वो एक बहुत बड़ा बदलाव ले आया ह्यूमन सिविलाइजेशन में, लेकिन एग्रीकल्चर के बाद ये जो मेटल्स हैं, इसका जो यूज, इसका जो प्रयोग और इसका जो आविष्कार और इसका जो प्रयोग हुआ, वो अगला सबसे बड़ा बदलाव था या सबसे बड़ा खोज था मानव सभ्यता के लिए, जो एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था, जो आगे चलकर लाया। यानी कि एग्रीकल्चर के बाद अब हम लोग मेटल्स की बात करेंगे, और ये सारी चीजें इसी चैल्कोलिथिक एज में हुआ। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय मैन। अगर हम लोग पहले मेटल की बात करें तो उस मेटल का नाम है कॉपर, जिसको इंसानों ने तांबा, कॉपर को हिंदी में तांबा कहते हैं, तांबा, जिसको लोगों ने, इंसानों ने खोजा और उसका प्रयोग किया। इट कुड बी शेप्ड इनटू वेरियस टूल्स, और इस तांबा को बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा सकता था। द पीरियड व्हेन मैन यूज्ड बोथ कॉपर एंड स्टोन टूल इज कॉल्ड चैल्कोलिथिक एज। वो एज, वो पीरियड, वो काल जहां पर इंसानों ने कॉपर यानी कि तांबा और स्टोन यानी कि पत्थर दोनों का प्रयोग करना शुरू किया, यानी कि पत्थर का तो पहले से कर ही रहा था, अब यहां पर तांबा का भी जो एक नया आविष्कार, नया डिस्कवरी हुआ, तांबा का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसी एज को हम लोग चैल्कोलिथिक एज या फिर कॉपर एज कहते हैं, जो मैंने ऊपर बताया, ताम्र युग। कॉपर एज को हम लोग तांबा युग या ताम्र युग कहते हैं, कॉपर का मतलब तांबा होता है। आगे अब हम लोग बात करेंगे राइज इन कल्चर थ्रू कस्टम प्रैक्टिसेज एंड रिलीजन। अब हम लोग अलग अलग सभ्यताओं का, अलग अलग रीति रिवाज के बारे में बात करेंगे, जो अलग अलग रीति रिवाज बने, आगे बढ़े, किसके कारण से, तो अलग अलग जीवन जीने की शैली, अलग अलग कार्य करने की पद्धति और अलग अलग धर्म से जो जो नए नए कल्चर या नए अलग अलग जो कल्चर का राइज हुआ, विकास हुआ, अब उसकी बात करेंगे। यानी कि कल्चर का, रीति रिवाज के, सभ्यताओं के विकास की बात करेंगे, जो आया कस्टम, प्रैक्टिस और रिलीजन से। धर्म के आधार पर अलग अलग कार्य और अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग प्रैक्टिसेस से आए, अब उसकी बात करेंगे। यानी कि हम लोग अब राइज इन कल्चर की बात करेंगे। लिखा हुआ है नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक एजेज वर्शिप्ड नेचुरल फेनोमेनन लाइक थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग एंड फॉरेस्ट फायर विच ही वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड। नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक एज में लोग किस चीज की पूजा करते थे, तो वही बारिश की पूजा, बारिश के बादल के गरजने की पूजा, या फिर वहां से जो प्रकाश आ रहा है उसकी पूजा, आग, जो जंगल में आग लग जा रहा है उसकी पूजा, इन सारे चीजों की पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था
कि यही सारी चीजें हैं जिसके कारण से ये लोग चल रहे हैं, क्योंकि वो लोग उतना सही तरीके से समझ नहीं पाते थे और जितना समझते थे उसके अनुसार इन्हीं सारी चीजों को वर्शिप करते थे, पूजन करते थे। एडिशन टू इट, इसके अलावा सन, रेन, थंडर एंड फायर वेयर ऑल्सो वर्शिप। सूरज जो सामने दिख रहे हैं उनका पूजन करते थे, बारिश का पूजन करते थे, आग वगैरह इन सारी चीजों का पूजन करते थे। अर्थ वाज रिवर्ड एज मदर अर्थ एज इट प्रोवाइडेड फूड। अर्थ को, धरती को, पृथ्वी को मां मानते थे, क्योंकि ये इन लोगों को भोजन देता था। क्योंकि हम लोगों ने एग्रीकल्चर में देखा था कि धरती पर भोजन का पैदावार हो रहा है, वे सारी चीजें हो रही है, जिसके कारण से ये लोग धरती को मां मानने लगे, यानी कि धरती का भी पूजन करने लगे। The cow, bull, trees and plant like the people and तुलसी were considered holy। अब यहीं पर गाय हो गया, बैल हो गए, कुछ पेड़ और कुछ पौधे जैसे कि पीपल का पेड़, तुलसी का पौधा, ये सबको भी पवित्र माना जाने लगा इसी समय। इन सब का भी कहें तो पूजन किया जाने लगा इसी समय, यानी कि चैल्कोलिथिक एज के समय की बात कर रहे हैं हम लोग। इसी समय राइज इन कल्चर थ्रू कस्टम, प्रैक्टिसेज एंड रिलीजन की बात आती है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ब्यूरियल्स। अब हम लोग दफनाने की बात करेंगे, जो लोग मर जाते हैं उसके बारे में, उनके बारे में कैसे कैसे ये सारी चीजें हैं, वहां पर ये बातें आएगी। तो लिखा हुआ है नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक पीपल लुक्ड अपॉन डेथ एज अ जर्नी फ्रॉम विच वन डिड नॉट रिटर्न। नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक लोग, यानी कि इस समय के लोग, इस एज के लोग, इस काल के लोग क्या मानते थे? वो मानते थे लुक्ड अपॉन डेथ एज अ जर्नी फ्रॉम विच वन डिड नॉट रिटर्न। मृत्यु को एक ऐसी यात्रा मानते थे जहां से अब उनकी वापसी संभव नहीं है। यानी कि ये लोग मानते थे, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक वाले लोग मानते थे, इस काल के लोग मानते थे कि मृत्यु हो गई तो मतलब यह इंसान अब उस यात्रा में चला गया जो अब कभी हम लोगों के बीच में वापस नहीं आएगा। They believed in life after death। ये लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, पुनर्जन्म की बात ये लोग मानते थे। वही चीज लिखा हुआ है, पहला लाइन था नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक पीपल लुक्ड अपॉन डेथ एज अ जर्नी फ्रॉम विच वन डिड नॉट रिटर्न। दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब फिर से जीवन की बात ये लोग मानते थे। सो व्हेन अ पर्सन पासेज अवे ही वाज ब्यूरिड विथ हिज बिलोंगिंग्स सच एज बास्केट, स्टोन, टूल्स एंड ज्वेलरी। इसीलिए अब चूंकि मान रहे हैं कि अब ये उस यात्रा पर चला गया यह व्यक्ति जो वापस आने वाला नहीं है, अब अगला जन्म होगा तब आएगा, तो अब आने वाला है नहीं, तो ये लोग क्या करते थे कि जो मर गया उसको ये लोग दफनाते थे, या फिर उस तरीके से उस समय जिस तरीके से ये लोग उन लोगों का दाह संस्कार या फिर जो मरने के बाद सारी जो चीजें होती थी वो सारे करते थे, तो साथ ही साथ उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ हर वो सामान को भी उसी के साथ दफना दिया करते थे, जला दिया करते थे जो वो व्यक्ति प्रयोग करता था, चाहे उसका अलग अलग सामान में, चाहे उसका पत्थर का हथियार हो, चाहे उसका गहना हो, चाहे उसके अलग अलग बास्केट, टोकरी वगैरह हो, या जो भी चीजें जो वो व्यक्ति प्रयोग करता था, इंसान के अलावा जो व्यक्ति वो प्रयोग करता था, जो भी चीजें, जानवर, इंसान, इन सब चीज के अलावा, लिविंग चीज के अलावा जो नॉन लिविंग चीज थे, जो निर्जीव चीजें थी, उन सारे चीजों का भी ब्यूरियल हो जाता था, उन सारे चीजों को भी दफना दिया जाता था उसी व्यक्ति के साथ, क्योंकि इन लोगों को जो ये लोग मानते थे कि अब यह व्यक्ति तो आने वाला है नहीं, तो इसका सामान भी जाएगा। यह जो व्यक्ति है इस चित्र में जो दिख रहा है वो है, यहाँ पर लिखा हुआ द व्हील इनेबल्ड मैन टू कैरी हैवी लोड्स इजिली। इस व्हील, इस चक्का जो हम लोग पहले देखे थे, इस चक्के से ये व्यक्ति जो है भारी भारी सामान, बड़े बड़े सामान को बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, कैरी कर सकता है। अब हम लोग बात करेंगे मेहरगढ़ का, यानी कि अब बात होगी मेहरगढ़ एक केस स्टडी के तौर पर। अब हम लोग बात करेंगे मेहरगढ़ का कि आखिर ये मेहरगढ़ क्या है, मेहरगढ़ को केस स्टडी के तौर पर क्यों देखना है। तो अब बात करते हैं मेहरगढ़ की कि आखिर यह है तो है क्या, ये केस स्टडी के तौर पर आप लोगों को पढ़ना है। तो लिखा हुआ है मेहरगढ़ इन द कच्ची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान, पाकिस्तान इज वन ऑफ द अर्लीस्ट
साइट्स ऑफ नियोलिथिक कल्चर। अगर हम नियोलिथिक कल्चर की बात करें, नियोलिथिक सभ्यता की बात करें, तो उसका एक बहुत पुराना या फिर कहें तो सबसे पुराना जो स्थल है वो मेहरगढ़ है, जो आज के पाकिस्तान देश के बलूचिस्तान क्षेत्र के कच्ची प्लेन पर स्थित है। इट डेट्स बिटवीन 7000 एंड 5500 बीसी। और इसकी जो बात आती है ये उस समय की बात है जब वर्ष हो रहा था 7000 से 5500 बीसी का, उस दौरान की बात है। द साइट वाज डिस्कवर्ड बाय अ फ्रेंच टीम लेड बाय जेन फ्रांसिस गैरेज। ये जो साइट है, ये जो स्थल है, ये जो क्षेत्र है, ये फ्रेंच के एक व्यक्ति और उनके दल के द्वारा ये चीज खोजा गया था। और उस व्यक्ति का नाम, जो उसको लीड कर रहा था उस दल को, उसका नाम था जीन फ्रांसिस गैरेज। द टीम एग्जीक्यूटेड दिस साइट बिटवीन 1974 एंड 1986। और ये टीम, जो इनके अध्यक्षता में ये टीम जो चल रहा था, वो इस जगह को 1974 से लेकर 1986 के बीच में खंगाला, खादा, खोजा और सारी चीजों का पता लगाया कि हाँ ये चीज जो है मेहरगढ़ जो है ये एक नियोलिथिक एज का एक अर्लीस्ट साइट है। लिखा हुआ है कौन कौन सी चीजें यहां पर पता चली, वो 4 चीजें यहां पर लिखी गई हुई है। द साइट शोज एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ली एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, शिप्स एंड गोट्स। इस साइट पर ये सारे तथ्य देखने को मिले कि यहाँ पर व्हीट, बार्ली जो नियोलिथिक एज की चीजें थी, या गेहूं बार्ली की बात करें, या फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, शिप्स और गोट, अलग अलग मवेशी की बात करें, भेड़ की बात करें, बकरी की बात करें, इन सारे चीजों के भी साक्ष्य तथ्य जो है वो यहां पर देखने को मिले इस दौरान 1974 से 1986 के दौरान। पीपल लिव्ड इन मड ब्रिक हाउसेज एंड हैड ग्रेनरीज टू स्टोर क्रॉप्स। यहां पर यह भी देखने को मिला कि उस समय के लोग, यानी कि 7000 से 5500 बीसी के दौरान रहने वाले लोग जो हैं वो मड ब्रिक यानी कि मिट्टी से बने हुए ईंट का प्रयोग करते थे, उसके घरों में रहते थे, उससे बने घरों में रहते थे, और अपने भोजन को, अपने अलग अलग चीजों को, अनाज को, ग्रेन को रखने के लिए उन लोगों के पास अलग अलग बर्तन वगैरह थे। तीसरा, टूल्स मेड फ्रॉम एनिमल बोन वेयर वेरी मच इन यूज। वैसे टूल्स जो कि जानवरों के हड्डियों से बने हुए हैं, वैसे उसके भी साक्ष्य मिले जो उस समय प्रयोग किए जाते थे। नियोलिथिक इनहेबिटेंट्स ऑफ मेहरगढ़ वूव बास्केट प्रोबेबली ऑफ वाइल्ड ग्रास which were lined with bitumen. The earliest ground stone axe was also found here. अब यहाँ पर यह भी चीज देखने को मिला इस 1974 से 1986 के अनुसंधान रिसर्च के दौरान कि नियोलिथिक एज के जो पीपल थे, नियोलिथिक काल के जो लोग थे, जो इस मेहरगढ़ तरफ रहते थे, वो उस समय जंगली घास से टोकरी बनाया करते थे, जिसको बाहर से मिट्टी से लेपा करते थे ताकि उसमें लिक्विड यानी कि द्रव यानी कि पानी को भी रखा जा सके। और बहुत सारी चीजें देखने को मिली यहाँ पर। स्टोन एक्स यानी कि पत्थरों के कुल्हाड़ी भी देखने को मिले इसी बलूचिस्तान के मेहरगढ़ कच्ची प्लेन वाले क्षेत्र में। एक और पॉइंट कह रहा है कि ऑर्नामेंट ऑफ सी सेल, बीड्स, लाइमस्टोन, टर्क्यूज, लैपिस लाजुली, sandstone and polished copper have been found along with simple figurines of women and animal. अब यहाँ पर अलग अलग तरीके के यहाँ पर जेवर वगैरह भी, ऑर्नामेंट्स वगैरह भी, अलग अलग तरीके के यहाँ पर ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिले साक्ष्य के तौर पर। उसके भी अवशेष मिले जो अलग अलग चीजों से बने हुए थे, अलग अलग चीज, अलग अलग हथियार, या फिर कहे तो अलग अलग चीजों से बने हुए ऑर्नामेंट्स भी यहाँ पर साक्ष्य के तौर पर इस अनुसंधान के दौरान, इस रिसर्च के दौरान, इस एग्जीबिशन के दौरान 1974 से 1986 के दौरान मिला। आगे, द साइट ऑल्सो शोज एविडेंस ऑफ पॉटरी विच हैड शेप सिमिलर टू बास्केट एंड वेयर डेकोरेटेड विथ डिजाइन सिमिलर टू द मोटिव्स ऑफ द बास्केट। यहां पर वैसे पॉटरी, वैसे घड़े भी मिले जो विच हैड द शेप सिमिलर टू बास्केट, जिसके टोकरी जैसे आकार हुआ करते थे। और भी वो बहुत सारी चीजें यहां पर मिली जो यह बताता है कि हाँ यह जो है एक नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक एज का एक अर्लीस्ट साइट है। These designs motifs perhaps had some religious significance. इसके कुछ धार्मिक पक्ष भी, पहलू भी होंगे। ये सारी चीजें भी यहाँ पर देखने से पता लगी।
यहाँ पर एक लेट्स थिंक वाले सेगमेंट में है, व्हाई वाज मेहरगढ़ अबैंडन्ड, ये मेहरगढ़ को, इस क्षेत्र को क्यों छोड़ दिया गया, या फिर ये सारी बातें क्यों आई, अबैंडन की बात क्यों आई, इसकी बात आप लोग सोचे और अभी हम लोग आगे और करेंगे, उसके आधार पर इसका भी उत्तर आप लोग को देना है। पृष्ठ संख्या 23 से हम लोग आ चुके हैं पृष्ठ संख्या 24 पर। मेहरगढ़ के बारे में एक और चीज लिखा हुआ है कि मेनी ब्यूरियल साइट हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, बहुत सारे ब्यूरियल साइट जहां पर लोगों को दफनाया जाता था, वैसे भी जलाया जाता था, वैसे भी जगह यहाँ पर मिले इस दौरान, जब ये फ्रांस वाला दल जो है यहाँ पर रिसर्च कर रहा था, अनुसंधान कर रहा था। एट वन ब्यूरियल, एक जगह पर, ऐसे जगह पर स्केलेटन ऑफ गोट हैज बीन फाउंड, यहाँ पर बकरी के जो अवशेष हैं, जो हड्डी हैं, वो सारे भी देखने को मिले। इट वॉज प्रोबेबली ब्यूरिड टू सर्व एज फूड फॉर द डेड मैन, ये माना जा, इट वॉज प्रोबेबली ब्यूरिड टू सर्व एज फूड फॉर द डेड मैन। अब यहाँ पर ये चीज माना जा सकता है कि यहाँ पर ये जो एक मृत व्यक्ति है, उन सारी चीजों से जुड़ा हुआ ये पक्ष हो सकता है, जहां पर गोट का जो स्केलेटन है वो सारा चीज मिला, तो ये सारी चीजें उस मृत व्यक्ति, किसी मृत व्यक्ति से जुड़ा हुआ भी तथ्य हो सकता है। मेहरगढ़ वाज ऑक्युपाइड कंटिन्यूअसली अंटिल अबाउट 2600 BC when it was abandoned. मेहरगढ़ वाज ऑक्युपाइड कंटिन्यूअसली, ये बार बार ऑक्युपाई किया गया, मतलब उस समय लोगों के द्वारा यहाँ पर लोग रहे, यहाँ पर लोगों ने इसको अपने तरीके से यहाँ पर इस जगह को रखा, चलाया। 2600 BC तक की ये बात आती है, अंटिल यानी कि 2600 BC तक की बात है, उसके बाद इसको अबेंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इन द डेक्कन, अगर हम लोग दक्षिण की बात करें, मेनी ब्यूरियल साइट्स वेयर मार्क्ड विथ ह्यूज ब्लॉक ऑफ स्टोन कॉल्ड मेगलिथ्स। अगर हम लोग दक्षिण की बात करें, दक्षिण के एक डेक्कन क्षेत्र की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे ब्यूरियल साइट्स यानी कि वही दाह संस्कार वाले जगह मिलते हैं, वेयर मार्क्ड विथ ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, जहां पर बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग मेगालिथ्स कहते हैं, यानी कि ये जो बड़े पत्थर हैं, ये डेक्कन वाले, ये मेगालिथ्स कहलाते हैं। तो ये सारी चीजें हुई। अब हम लोग बात करेंगे द नॉर्थ ईस्ट केस स्टडी की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे एक केस स्टडी और की, जहां पर हम लोग बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की। तो अब इसकी बात करते हैं। लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट केस स्टडी में, in the 1960s a team led by H.D. Sanklia discovered the Neolithic site at दाओजाली हेडिंग। अगर हम लोग 1960 की बात करें तो एक टीम जिसके अध्यक्ष एचडी सांकलिया थे, उन्होंने एक नियोलिथिक साइट को देखा, खोजा, जो जगह है साइट ऑफ, जो इस जगह का नाम है दाओजाली हेडिंग। हियर, यहां पर देखा गया कि स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड, यहां पर स्टोन टूल्स यानी कि पत्थरों के हथियार पाए गए। व्हेन द साइट वाज डग्ड डीपर, जब इस साइट को और ज्यादा खोदा गया, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, जो पॉलिश वाले जो स्टोन टूल्स है, जो पत्थर के हथियार थे, जो अलग अलग घड़े वगैरह थे और अलग अलग जो चीजें थी जो घर में, घर बनाने के दौरान प्रयोग होता था, इन सारे चीजों को भी यहाँ पर देखा गया, इन सारी चीजों को भी यहाँ पर एचडी सांकलिया और उनके टीम ने देखा। स्टोन एज साइट फाउंड इन द गैरो हिल्स आर सेल्वागिरी, तेब्रोनगिरी, मिसमागिरी एंड रंगोरमालगिरी। ये सारे कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर स्टोन एज के साक्ष्य मिलते हैं, स्टोन एज के लोगों के साक्ष्य मिलते हैं। ये सब स्टोन एज के साइट्स हैं, जिसमें नाम आता है सेल्वागिरी का, जिसमें नाम आता है थेब्रोनगिरी का, जिसमें नाम आता है मिस्मागिरी का, और जिसमें नाम आता है रोंगरमालागिरी का। ये सारे नाम हैं, और इसी के साथ यह अध्याय जो है अब समाप्त हो जाता है। लेकिन हम लोग एक कक्षा में और मिलेंगे इस अध्याय के अंतर्गत, यानी कि एक कक्षा और बाकी है इस अध्याय के पूर्ण रूप से समाप्त होने के लिए, क्योंकि जब हम लोग अंतिम कक्षा, अगले कक्षा में मिलेंगे, तो हम लोग यहाँ पर वर्ड ट्रीजर यानी कि उन सारे शब्दों को देखेंगे जो लेखक और प्रकाशक के द्वारा दिया गया है अपने विद्यार्थियों को विशेष तौर पर अलग से और ज्यादा मजबूती से जानने के लिए। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेज को देखते हुए इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे, यानी कि यह अध्याय हो चुका है पूरी तरह एक तरीके से समाप्त।
अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आंसर और बाकी जो वर्ड मीनिंग वाले जो सेगमेंट है उसको हम लोग करेंगे और इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अपने इस अध्याय के अंतिम कक्षा में अगली कक्षा में।